हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त सेहतमंद हो। चलिएगा, एक बार जो है फटाफट से जुड़ जाइएगा सभी छात्र, और फिर हम सेशन को जो है करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो है ये क्लास जो है आपकी प्रारंभ की जाती है। और इस क्लास में हम आपको अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा तैयार की गई प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को जो है कंप्लीट करा रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है वो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज जो है वो आपको कंप्लीट कराई जा रही है। और इसमें आपको 1990 से लेकर के 2023 तक जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपको PYQ जो है मिलते हैं। ठीक। और अभी तक आपने अगर इस बुक को मार्केट से परचेज नहीं किया है तो इस बुक को आज ही मार्केट से जो है परचेज कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम में ना जो भारतीय राज व्यवस्था का जो रोल है वो और ज्यादा जो है मजबूत बने। और इस बुक की अगर हम विशेषता की अगर हम बात करें तो इस बुक में आपको जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन देखने को मिलेगा, टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा, 100% एरर फ्री जो है एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, नॉलेज प्लस जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी क्वांटिटी में जो है आपको PYQ जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? चलिएगा, फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। क्लियर। ध्यान रखिएगा, संसद का जब सत्र न चल रहा हो, संसद का सत्र न चलने पर अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश लाया जाता है और ये अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जो है कौन लेकर के आता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के कहने पर। जब ये अध्यादेश आ जाता है तो ये अध्यादेश 6 माह तक एक लागू रहेगा। उसके बाद ये लागू रहेगा या नहीं रहेगा, वो संसद के सत्र चालू होने संसद सत्र चालू होने के 6 सप्ताह के अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर वो पास नहीं हुआ तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है, और अगर ये पास हो जाता है तो ये आगे भी लागू रहता है। क्लियर। आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के समय तक रखा जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। ऐसा अध्यादेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, तथा यदि संसद के पुनर्समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो अध्यादेश प्रवर्तन नहीं रहेगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। सिंपल भाषा में कहें तो ये ऑर्डिनेंस जो है केवल संघ सूची के विषय पर जो है जारी किया जा सकता है, या फिर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? क्या ये शक्ति पहले भी किसी अधिनियम में थी जो आगे कंटिन्यू की गई है? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान का 75% भाग इस अधिनियम से लिया गया था। इस अधिनियम से लिया गया था। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। आइएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत या जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 213 के आधार पर राज्यपाल को प्राप्त है। क्लियर? और जब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का उपयोग करके ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो ये ऑर्डिनेंस संपूर्ण देश के लिए काम करेगा। और जब आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो वो संपूर्ण राज्य के लिए लागू होगा, जिस राज्य का वो राज्यपाल है, संपूर्ण राज्य में पूर्ण रूप से लागू होगा। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया था? तो भैया, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो सिंपल सा एक ही आर्टिकल है जो कि आपको अभी बताया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल क्या हो जाएगा? 123। ठीक, क्लियर? और वहीं अगर हम 213 की बात करें तो ये आर्टिकल जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। किसको? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। यहां पर देखिए आपको बताया भी गया है। ठीक, 213 और 123। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत जारी किया था। संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश को वैधानिक देने के लिए यह विधेयक पारित किया। इस अधिनियम को 4 जनवरी को मान्यता मिली। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानवाधिकार न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया। क्लियर? आई होप आपको ये तमाम चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? कहने का मतलब राष्ट्रपति को जहां पर लगता है कि मुझे सर्वोच्च न्यायालय की यहां पर गाइडेंस की जरूरत है तो वो ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 143 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति ऐसे किसी केस में ठीक सर्वोच्च न्यायालय से ठीक सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श नहीं मांग सकते जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो। क्या रहा हो? चल रहा हो। ठीक, क्लियर है? तो ऐसे केस के मामले में जो है राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श नहीं मांग सकते। वो केवल सार्वजनिक महत्व जो कि कोई कदम है जो देश की जनता के लिए या देश के हित के लिए उठाना है और उसमें कुछ कानूनी सलाह चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जो है राष्ट्रपति महोदय जो है सलाह मांग सकते हैं। ठीक, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? कहने का मतलब यह प्रियंका स्कूल रूप खेरा जी, नमस्कार। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है कौन? राज्यपाल। सिंपल भाषा में कहें तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से किसी विधेयक को
संरक्षित करता है और उसे ये राइट कौन सा आर्टिकल देता है? तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 201। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 201 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। राज्यपाल केंद्र राज्य संबंधों के प्रभावी करने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति की 3 विकल्प होती हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, राज्यपाल को निर्देशित दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनः विचार के लिए वापस कर दे। और ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन में अगर राज्य की विधायिका, क्या राज्य की विधायिका उस विधेयक को पुनः पास करके ठीक राज्यपाल के पास भेजती है, तो ध्यान रखिएगा राज्यपाल यहां पर बाध्यकारी नहीं होता सिग्नेचर करने के लिए, वो फिर से राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के नाम से उस बिल को संरक्षित कर सकता है और राष्ट्रपति फिर उसे पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। क्या? पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। और यह सिलसिला कई बार जो है चल सकता है, ठीक, क्योंकि यहां पर ना इस केस में कंडीशन नहीं है कि एक बार पुनः विचार के लिए भेज दिया, अगर वो दोबारा वापस पास करके भेजा गया है तो उस पर साइन करने के लिए कोई बाध्यकारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति और केंद्र के संबंध में यह बाध्यकारी है जब संसद किसी विधेयक को पास करके राष्ट्रपति को भेजती है और राष्ट्रपति एक बार उसे पुनः विचार के लिए भेज देता है और दोबारा से सरकार उस बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। परंतु यहां पर केस राज्य का है, न कि केंद्र सरकार का है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल आपसे पूछा है, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 160 अर्थात अनुच्छेद 160। अब सर ये अनुच्छेद 160 में क्या है? तो भाई संवैधानिक असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करना। ठीक, क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें आर्टिकल 162 की, तो इसमें क्या दे रखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में बात कही गई है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका क्या क्या विस्तार हो सकता है, कितने मंत्री बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते। मैक्सिमम तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% जो है ठीक मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, मगर फिर भी शक्तियां जो है विस्तारित होती रहती है। अगला है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में अगर मैं बात करूं तो इसमें महाधिवक्ता के संबंध के बारे में जो है बात कही गई है, और वहीं आर्टिकल 310 में जो है संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में जो है बात कही गई है। क्लियर? आइएगा, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु आर्टिकल 360 के तहत उपबंध कर सकता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में है। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता के संबंध के बारे में। आर्टिकल 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के संबंध में उपबंध किए गए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है क्या? विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार की न्यायिक शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यायिक शक्ति, क्योंकि यहां पर वो जो दंड को जो क्षमा कर रहा है ना, वो दंड जो है किसके द्वारा दिया गया है? न्यायालय के द्वारा दिया गया है। क्या? न्यायालय के द्वारा दिया गया, और न्यायालय के द्वारा दिया गया दंड क्या कहलाएगा? न्यायिक ठीक पहलू कहलाएगा। और उसके द्वारा जब राष्ट्रपति के द्वारा उसमें क्षमा दे दी जाए तो उसे न्यायिक शक्ति कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, दंड में मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। क्या? मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा सैन्य न्यायालय के मामलों को, सैन्य न्यायालय के मामलों को भी क्षमा कर सकता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो।
आइएगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, लघुकरण करने, परिहार करने, उसका प्रविलंबन और विराम देने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिए जाते हैं तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण, कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष का कठोर कारावास कर देना। और प्रविलंबन में किसी दंड पर रोक लगाता है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। इसके अतिरिक्त विराम में किसी दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना आदि। क्लियर? आई होप आप जो है इसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है समझ गए होंगे। जो ना समझे हो कमेंट करके बता दें, उन्हें फिर से समझा दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद से प्रेरित है या फिर कौन सा अनुच्छेद उसे ये ताकत देता है? अभी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में बताया गया था आर्टिकल 72 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति संविधान के आर्टिकल 72 से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति उन सभी मामलों से संबंध है जिनमें मृत्युदंड हो या दंड सैनिक न्यायालय से दिया हो। दंड ऐसे विषय के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्लियर? चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की पावर या अथॉरिटी जो है वो संसद को है, और संसद जो है इन्हें महाभियोग, क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। क्या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? बाकी का राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्षमादान की बात करें तो ये आर्टिकल जो है आपको 72 में जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा की अगर हम बात करें तो ये आपातकाल की 3 प्रकार की घोषणा करता है, और पहली घोषणा आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है? इसमें राष्ट्रीय आपात, इसमें राष्ट्रपति शासन और इसमें वित्तीय आपात का प्रावधान है। अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश का राइट जो है उसे आर्टिकल 123 जो है प्रदान करता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि सीधे राष्ट्रपति द्वारा। जबकि क्षमादान करना आर्टिकल 72, आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352, यहाँ पर केवल जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात कही गई है, जबकि हमने आपको यहाँ पर जो है ठीक राष्ट्रपति शासन के बारे में भी बताया और वित्तीय आपात के बारे में भी बता दिया है। ठीक, यहाँ पर केवल जो है राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। और अध्यादेश की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 123 जारी करने का जो है राइट उसको प्राप्त है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियां क्या सम्मिलित नहीं है? कहने का मतलब ये है यहां पर आपको राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान करने की जो है शक्तियां देखने को मिल रही हैं। तो इनमें से कौन कौन से टाइप जो है राष्ट्रपति को अलाउ किए जाते हैं? क्लियर? तो देखें, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्षमा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लघुकरण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, रोक नहीं सकता और निरंतरता नहीं कर सकता। ठीक, तो ये 2 काम नहीं कर सकता राष्ट्रपति, बाकी के 5 काम कर सकता है जब भी किसी व्यक्ति का उसे दंड क्षमा करना होगा तो। ठीक, और ये तमाम पहलू जो है आर्टिकल 72 में जो है उसके लिए जो है बताए गए हैं। क्लियर? चलिएगा, तो यहां पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
6 और 7। क्लियर। चलिए, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति में रोक तथा निरंतर सम्मिलित नहीं है, जबकि संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रलंबन, परिहार और लघुकरण और विराम करने की जो है शक्तियां प्रदान है। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आंसर करते रहिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? तो सिंपल सी बात, राष्ट्रपति को दिया गया है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। क्लियर है। किस विषय में? सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिएगा, आइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूप खेरा जी, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व के मामले में जिन पर कोई प्रश्न उत्पन्न हो या पूर्व में किए गए संवैधानिक संधि, करार या संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय इन मामलों में अपनी राय दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है। क्लियर। और राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय की मांग को या सलाह को मानने के लिए या न मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? अर्थात एक जो है राष्ट्रपति की जो है शक्ति से जो है संबंधित नहीं है। आइएगा, देखते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ध्यान रखिएगा, परामर्श को स्वीकार करने के लिए वो स्वतंत्र है। क्या है? वो है स्वतंत्र, चाहे तो माने चाहे तो न माने। क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं है, बाउंडेशन है कि नहीं भैया उसे जो है मानना ही पड़ेगा। बाकी का आपातकालीन शक्तियां हैं उसके पास। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का पावर उसके पास है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड है। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा, आइएगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कथन एक सही नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक महत्व के जिस विषय पर विवाद हो अथवा संवैधानिक संधि, करार या समझौते आदि के मुद्दे पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई कोई भी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वह इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक कथन एक कारण है, आपको बताना है दोनों सही हैं, और दोनों सही होने के साथ साथ क्या एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइएगा, पढ़ते हैं। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होती है। बात सही है। चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, तीनों की सेना का जो है कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। और इनके प्रमुख को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति भी करता है। इसके अलावा प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भैया गलत है। ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है, और ये हमें कहां पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। सर मैं, चलिए भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दीप सिंह, यहां पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। ठीक, क्योंकि आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए, आपके आंसर से होनी चाहिए, आपके नाम से नहीं। ठीक, बाकी का आपका नाम तो हम ले ही रहे हैं। ठीक, चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के सेकंड के अंतर्गत राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसलिए वह थल, जल एवं वायु के प्रमुखों, अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन यह कार्य वह संसद की अनुमति के अनुसार करता है। प्रधान सेनापति के रूप में राष्ट्रपति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह विधायिका की अनुमति के युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा कतई नहीं करता। क्लियर जितेंद्र रावत जी, बहुत बढ़िया। आइएगा, अगेन क्वेश्चन रिपीट है, एक कथन एक कारण है, और आपको बताना है क्या दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो क्या एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए पढ़ते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एकदम सॉलिड बात है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है? बिल्कुल नहीं है भैया। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च बताया गया है। क्या? संविधान ही सर्वोच्च है। क्या है? संविधान ही सर्वोच्च है, ये ध्यान रखिएगा।
इवन राष्ट्रपति को भी उसकी शक्तियां संविधान से मिलती है, तो इसलिए जो है कथन आर गलत है। क्लियर, तो ए सही है, पर ए सही है किंतु आर गलत है। क्लियर, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को कार्यकाल की शक्तियों तथा कर्तव्यों के पालन के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए न्यायिक बाध्य नहीं चलाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेशित नहीं किया जा सकेगा। किंतु राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, तदेव राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अधीन ही रहता है। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स जो समाप्त किए जाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत जो है समाप्त किए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 359 के लिए। ध्यान रखिएगा, दो आर्टिकल समाप्त नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21। क्लियर, आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ चीजें जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझिएगा। संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है 20 और 21 को छोड़ करके। संविधान का अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करता है, जबकि आर्टिकल 358 के अनुसार आपात की उद्घोषणा पर आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा के पश्चात आर्टिकल 20 और 21 छोड़कर के शेष सभी अथवा किसी मूल अधिकारों को प्रबंधित कराने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो समाप्त कर सकता है। क्लियर, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। मगर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन कहां लगता है? राज्य में लगाया जाता है। राज्य में कौन लगवाता है? तो राज्यपाल लगवाता है, अर्थात राज्यपाल सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। और ये सलाह राज्यपाल किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है और समाप्त करता है, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन जो है वो एक बार में, क्या एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। 6 माह के लिए लगाया जाता है। क्लियर है, चलिएगा आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में अधीन राष्ट्रपति की शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त होने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब उस समय संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तित हो अथवा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। अभी नई सरकार चुनी नहीं जा सकती, तो अभी जो है वहां पर आप राष्ट्रपति शासन ही जो है लागू रखिए। ठीक, अब धीरे धीरे करके जो है अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, या उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकृत के अधीन प्रयोजित होंगी, या फिर उस राज्य में आर्टिकल 19 जो है निलंबित हो जाएगा, माने समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर आपका राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजित होंगी, अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राज्य का शासन जो है
कौन चलाता है? तो राज्यपाल चलाता है। किसके कहने पर? तो संसद के कहने पर जो है चलाता है। तो संसद जो है उस राज्य से संबंधित विधि का निर्माण करती है, उस समय विधानमंडल जो है विधि का निर्माण नहीं करता है। ठीक है जी, चलेगा। बिल्कुल जितेंद्र रावत जी, राजेश कुमार जी, चलेगा। रूप खेरा जी, चलिए। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकृत के अधीन प्रयोजित होती हैं। ठीक। और नॉलेज प्लस देखिएगा, ये केवल नॉलेज प्लस ना आपको केवल अरिहंत पब्लिकेशन की इस प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक में ही देखने को मिलेंगे। तो आज इस बुक को भैया परचेज कर लीजिएगा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? पहली, वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले सकता है और उसे राज्यपाल अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड, वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। क्लियर। इसके अलावा थर्ड, वह सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी निकाय या प्राधिमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है, किंतु राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी और वह उससे क्या करेगा? तो उससे जो है संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। क्लियर। चलेगा। गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ठीक है जी, चलिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति की क्या शक्ति नहीं है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। ठीक। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, बिल्कुल ले सकता है। अध्यादेश प्रख्यापन करना, बिल्कुल कर सकता है। क्षमादान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के सदनों को जो है क्या संदेश भेजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलेगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ओहो भाई, इसका आंसर ये नहीं होगा। संविधान के अनुसार पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। क्या? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ना परामर्श देने से राष्ट्रपति को मना कर सकता है, मना कर सकता है। ध्यान रखिएगा। और मना कब कर सकता है? जब संविधान में प्रावधान नहीं। अगर संविधान में प्रावधान होता तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य होता। किसको? राष्ट्रपति को। क्लियर। चलिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके अलावा आर्टिकल 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देना या संदेश संप्रेषित करने का प्रावधान है। वस्तुतः यह संसदीय प्रक्रिया का एक भाग है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना तथा आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान राष्ट्रपति के क्रमशः परामर्शी न्यायिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। चलेगा। बहुत बढ़िया। राजेश कुमार एंड रूप खेरा जी एंड जितेंद्र रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन सबसे पहले क्या दिया गया है? साधारण बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना। दूसरा है वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना। ठीक। तो नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो वित्त बिल को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता क्योंकि ये वित्तीय बिल जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। क्या? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में लाया जाता है। संसद में लाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा।
कहाँ लाया जाता है? संसद में लाया जाता है। क्लियर? चलिएगा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा संविधान संशोधन भी हो, संविधान संशोधन विधेयक को भी जो है, विधेयक को भी जो है पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। कौन? राष्ट्रपति। वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तदेव इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। अन्य सभी संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? स्वविवेक का मतलब होता है जिनका इस्तेमाल वो अपने विवेक से कर सकता है। क्लियर? आइएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, तो हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि आपको सारे के सारे ऑप्शन जो है वो दिख जाए। क्लियर? अब आपको जो है इस क्वेश्चन के जो है सारे सारे ऑप्शन दिखाई देना। पहला कह रहा है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। यहां पर स्वविवेकशील शक्तियां पूछी हैं। संसद का अधिवेशन अपनी मर्जी से नहीं बुला सकता। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेज सकता है, ये अपनी मर्जी से कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति अपने मन से नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री कहेगा उसी व्यक्ति को वो मंत्रिपरिषद के लिए अपॉइंट करेगा। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, तो स्वीकृति भैया जो है वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। ठीक। अगला, किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ठीक। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी वो अपनी मर्जी से कर सकता है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु कहना, ये भी अपनी मर्जी से कर सकता है। तो 3, 6, 7 और 8। ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 6, 7, 8। और ये आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ई में जो है दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलिएगा, तो राष्ट्रपति की स्वविवेकशील शक्तियों के संदर्भ में कथन 3, 6, 7, 8 सही है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेज सकता है। आर्टिकल 111 उसे अधिकार देता है, अथवा किसी विधेयक को रोक सकता है, रोक कर रख सकता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विषय से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सही नहीं है, क्योंकि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना आदि राष्ट्रपति की स्वविवेकशील शक्तियां नहीं है। क्लियर? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 42 और ये है आपका आज का होमवर्क। ठीक। और इसका आंसर आप कब देंगे मुझे? तो इसका आंसर आप देंगे लाइव क्लास खत्म होने के बाद। ठीक। क्लियर है? और जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आपने अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था की रेड कलर की बुक परचेज नहीं की है तो आज ही अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस बुक को परचेज करें, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में बनने वाली है आपके लिए संजीवनी बूटी। ठीक। फिर मत कहिएगा कि केजीएफ सर ने आपसे बोला नहीं तो आपने परचेज की नहीं। ठीक। तो आज ही इस बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो तमाम कंटेंट आपको प्रिंटेड फॉर्म में इस बुक में मिलता है। ठीक। चलिएगा, लेता हूं आपसे इजाजत, मिलता हूं आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।